नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला और स्वास्थ्य से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम माय बॉडी माय केयर में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस खास प्रोग्राम में हम सेहत से जुड़े अलग अलग विषयों पर एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। आज इसी क्रम में पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे। पेट संबंधित रोगों पर चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि पेट से जुड़ी समस्याएं सभी बीमारियों की जड़ मानी जाती है। खासतौर पर बात करेंगे GERD की, यानी कि गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स के रोग के बारे में। इससे बचाव के लिए इसके कारण जानना बेहद जरूरी है। शुरुआती लक्षण हम समझेंगे, साथ ही इसका उपचार कैसे संभव है, इन सभी चीजों पर विस्तार से जानकारी हम लेंगे, जिसके लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण अय्यर जी। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से आज हम अपने इस खास बुलेटिन में GERD को लेकर बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर अरुण जी, आपसे समझ लेते हैं कि आसान शब्दों में, आसान भाषा में अगर बोला जाए तो GERD को कैसे समझा जा सकता है और क्या है ये? तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ या कि एसिड रिफ्लक्स जो कॉमन जनता समझती है, जब एसिड हमारी पेट से हमारी छाती में जो खाने की नलकी होती है उसमें जब छलकता है तो इसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ कहते हैं। जनरली ये पेशेंट्स को जब 1 से 2 दिन तक होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये धीरे धीरे करके जब 6 महीने 8 महीने हो जाते हैं तो इन्हें सिम्टम्स आने लग जाते हैं, तब ये एक बहुत भयंकर रूप ले सकता है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो GERD पेट की समस्या से जुड़ा रोग है। जी बिल्कुल जी। आगे आपसे समझ लेते हैं, क्योंकि पेट की समस्या काफ़ी आम हो चली है। अब इसे बदलती लाइफस्टाइल बोले या फिर ख़राब खान पान बोले, आप कैसे देखते हैं इस समस्या को? तो ख़राब खान पान और हमारी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि ज़्यादातर हमारे जो यंगस्टर्स भी हैं वो आजकल निष्क्रिय हो गए हैं। टेबल कुर्सी और AC में हम काम करते हैं दिन भर, अक्सर लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं। जो यंगस्टर्स हैं सॉरी, जो बच्चे भी हैं वो आजकल मोबाइल्स पे ज़्यादा रहते हैं। जो खेल कूद है वो कम हो गई है, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। तो ये सब के चलते जो ये सब के चलते जो गैस्ट्रिक समस्याएं हैं, जो पेट की बीमारियां हैं, वो कम्युनिटी में बढ़ गई हैं। और इसके साथ साथ जो ओल्ड जनरेशन है, जो कि 60+ लोग हैं, उनमें भी ये बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि आजकल खाना भी हमें अडल्ट्रेटेड मिल रहा है। हमारी जो खाने की जो शैली है, जो हमारे खाने की टाइमिंग्स हैं, वो भी थोड़े चेंज हो गए हैं। थोड़े अनहेल्दी फूड हैबिट्स हो गए हैं, लोग अक्सर टाइम पे नहीं खा पाते हैं। तो इसके कारण जो पेट की समस्याएं हैं, जैसा कि आपने बताया कि ये एक कम्युनिटी में बढ़ती ही जा रही हैं। एज का आपने स्पेसिफिक एक जिक्र किया है कि एक पर्टिकुलर एज फैक्टर है, लेकिन जब GERD की बात होती है, पेट की समस्या चूंकि बहुत आम है और हर कोई इससे जूझता ही है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति पेट की समस्या से परेशान ही है। तो क्या इसमें कोई एज फैक्टर पर्टिकुलर है या कोई भी इसका शिकार हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। एज फैक्टर जनरली ये बीमारी उन लोगों को होती है जो वर्किंग एज में, यानी कि 18 से लगभग 45 की एज ग्रुप में जो हैं, जो कि दिन भर भाग दौड़ करते हैं, जिन्हें स्ट्रेसर्स होते हैं, जो ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं काम के लिए, जिनकी जो खाने की टाइमिंग्स है वो ठीक से नहीं हो पाती है, जो बाहर का खाना अक्सर खाते हैं। तो जो एज ग्रुप है जनरली जो एसिडिटी का या एसिड रिफ्लक्स का हम कहें तो वो लगभग 18 से 45 का है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही एज ग्रुप है जो कंट्री में हमारी जो सोसाइटी में ज़्यादा काम कर रहे हैं, यही लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, इन्हीं पे इकोनॉमी डिपेंड होती है एक देश की। और इन्हीं को अगर ऐसी बीमारियां होती हैं जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, तो इनकी जो वर्किंग है वो भी अफेक्ट हो जाती है, इनकी जो डेज ऑफ है वो बढ़ जाते हैं, और इससे खुद इंडिविजुअल को ही नहीं, पूरे सोसाइटी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी। बात चूंकि GERD की हो रही है तो कई बार एसिड की समस्या, जैसे कि आपने शुरुआत में ही बताया कि इसे आसान शब्दों में कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। गैस की समस्या भी होती है, एसिड की भी समस्या होती है, तो क्या इसे गैस की समस्या से भी जोड़कर देखा जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल। अगेन, गैस की समस्या अक्सर डिस्पेप्सिया या बोलते हैं कि हमें गैस्ट्रिक हो गया है, तो गैस की समस्या एक पेट की समस्या है। और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ जो है, ये खाने की नलकी, जो हमारी फूड पाइप होती है, उसमें जब एसिड रिफ्लक्स होता है या एसिड पीछे की तरफ आता है
तो ये वो समस्या है। तो ये दोनों अलग अलग समस्याएं हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे इरिटेबल बावल सिंड्रोम बोलते हैं, ये तीनों ही बीमारियां लाइफस्टाइल से रिलेटेड है और ख़राब खान पान से रिलेटेड है। तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ एक अलग बीमारी है। इसमें जो एसिड है वो हमारी फूड पाइप में छलकता है और बहुत दिन तक छलकने के बाद जब वीकली 1 से 2 बार जब ऐसे एपिसोड्स होते हैं और ये 6 महीने से ज़्यादा होता है तो ये GERD का फॉर्म ले लेता है। यानी कि आसान शब्दों में से समझा जा सकता है कि ये बहुत छोटी सी और आम समस्या शुरुआत में लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो फिर ये यही बहुत बड़ा रूप ले सकता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा प्रथा जी, क्योंकि इसमें ये भी देखा गया कि जैसे ही पेशेंट्स को सिम्टम्स आते हैं वो बाहर मेडिकल स्टोर्स में चले जाते हैं या आम जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं और वो गैस की दवाई खा लेते हैं। और आदमी को लगता है कि मैंने गैस की दवाई खा ली तो मैंने ये रोग से निजात पा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो विशेषज्ञ जानते हैं कि इनकी जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस बनती है ऐसे बीमारियों की, उसमें ये जो दवाइयाँ हैं लगभग 8 से 12 हफ्ते तक चलती है। उसके बाद ये बीमारी या तो क्योर होती है या इसके आगे 12 हफ्ते के बाद हमें और पेशेंट को देख के डिसाइड करना होता है कि इसके आगे इनका क्या करना है, इन्हें कोई सर्जरी लगेगी कि नहीं, इन्हें कोई और दवाइयाँ ऐड ऑन करनी है कि नहीं। तो ये सब जो पेशेंट्स हैं ये अच्छा हो कि एक विशेषज्ञ की राय ले ताकि इनका सही इलाज हो सके। चलिए, बिल्कुल, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि अभी डॉक्टर अरुण जी आपने जिक्र भी किया कि अगर ऐसी समस्या होती है तो हम फ़ौरन ही मेडिकल जाते हैं और वहाँ केमिस्ट से हम एक दवाई कोई भी परचेस कर लेते हैं उस इशू से रिलेटेड। ये करना कितना ख़तरनाक हो सकता है GERD के इससे देखें तो, इस लिहाज से? तो मैं इसके बारे में एक पेशेंट का ही एग्जाम्पल दूंगा। मेरे पास एक यंग पेशेंट आए थे जिन्हें पहले ऐसे रिफ्लक्स के सिम्टम्स थे। वो अक्सर मेडिकल स्टोर्स में जाके दवाइयाँ ले लेते थे। बाद में मैंने जब उन्हें देखा तो वो एक कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती थे क्योंकि उन्हें ईसोफेगस का कैंसर डायग्नोज हुआ था। और ये बहुत टाइम तक इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये एक बिल्कुल बेसिक बीमारी है और मेडिकल स्टोर वाले को भी ऐसा लगा होगा या GPs जो है उन्हें लगा होगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, इसका कोई एंडोस्कोपी नहीं लगना चाहिए या कोई जांच नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाद में जब हम उन्हें मिले तब वो अनफॉर्चुनेटली उन्हें स्टेज 4 का कैंसर था और बहुत ही मशक्क़त करने के बाद भी वो पेशेंट अभी नहीं है। तो ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स हैं सोसाइटी में कि ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है GERD के जो आते हैं कि छाती में जलन हो गया, पेट में जलन हो गया या छाती में कुछ भारीपन हो गया, मुंह में खट्टा खट्टा आना। तो ये सारे पेशेंट्स जो हैं आसपास की जगह में चले जाते हैं, किसी विशेषज्ञ की राय नहीं लेते हैं और आसपास के लोग इन्हें अपने फ़ायदे के लिए कुछ दवाइयाँ दे भी देते हैं और इनका प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे पेशेंट्स की अगर एंडोस्कोपी हो या कोई खून जांच जो बहुत ज़रूरी हो जो करवानी हो और उसके बाद हमें समझ जाए कि हाँ इस पेशेंट को GERD है या कोई बहुत बड़ी मेजर इसोफेजियल का कैंसर नहीं है, इसोफेगस की मैलिग्नेंसी नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स फिर सेफली मैनेज किए जा सकते हैं। जी, इसके सिम्टम्स को लेकर अगर हम जब समझने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत आम सिम्टम है, आम लक्षण है। एसिडिटी की समस्या या खट्टी डकार आना या सीने में जलन होना, और ये वाकई इसके जब लोग ग्रसित होते हैं तो वे मेडिकल जाते हैं और केमिस्ट से दवाई परचेस कर लेते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा स्टेज आता होगा जब इसे सीवियर माना जाए और तब फिर लोग इसे डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाएं? तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। जब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ जनरली हम गैस की दवाइयाँ जब खाते हैं कि किसी ने पेंटोप्राजोल ले लिया या इसोमेप्राजोल किसी मेडिकल वाले ने दे दिया और जब वो 2 हफ्ते तक जब रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है पेशेंट को कोई बड़ी बीमारी हो, जैसे ईसोफेगस का कैंसर हो या वहाँ पे जो नलकी है वो सिकुड़ गई हो या कोई और बीमारी जैसे अक्लेजिया कार्डिया करके एक बीमारी होती है जिसमें ईसोफेगस ही इन्वॉल्व होती है, या ईसोफेगस में कई अल्सर्स हो जाते हैं, कई इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ऐसी सारी बीमारियां जनरली 2 हफ्ते तक जब पेशेंट को उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उस समय उसे एक विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए। और अगर ऐसे सीवियर सिम्टम्स पेशेंट्स को हालांकि गैस की दवाई से 2-3 दिन में ही उसका जो है असर आना चालू हो जाता है, तो 2-3 दिन बाद ही अगर सिम्टम्स कम नहीं हो रहे तो उन्हें एक विशेषज्ञ के पास आना चाहिए। लेकिन जो डेडलाइन आपने पूछी कि 2 हफ्ते के बाद भी अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए।
चलिए बिल्कुल, तो कोई भी बीमारी अगर लंबे समय तक अगर बनी हुई है तो उसका बहुत ज़रूरी है कि समय रहते आप डॉक्टर के पास चले जाएं और उनसे कंसल्ट ज़रूर करें। आपने अभी कुछ देर पहले एक केस बताया जिसमें आपने कैंसर का भी जिक्र किया कि वो नज़रअंदाज कर रहे थे, कहीं ना कहीं चीज़ों को हल्का ले रहे थे और यही वजह कि उसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा है। तो ऐसे में आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे इससे जुड़े? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पृथा जी और टीम एशिया को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि ये बहुत कॉमन बीमारी है GERD, और इसे आप लोग आम जनता तक एक अवेयरनेस के रूप में पहुँचा रहे हैं। और GERD ऐसी बीमारी है जो कि शुरुआती दौर में, जैसा आपने कहा, कि बहुत हल्की बीमारी लगती है, लेकिन ये धीरे धीरे एक भयानक रूप ले लेती है। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिन्हें इनिशियली ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं कि मुंह में खट्टापन होना या छाती में जलन होना या छाती में कुछ भारी ऐसा रखा है होना, लेकिन बाद में ऐसे पेशेंट्स को खांसी होती है, इन्हें एस्थमा भी हो जाता है, इन्हें इतना रिफ्लक्स होता है कि वो गले तक आता है वो एसिड, और बाद में जाके वो लंग्स में चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को लंग्स के इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, इनके दांत भी खराब हो सकते हैं, जिसे डेंटल केरीज कहा जाता है, क्योंकि एसिड जब ऊपर आता है तो वो हर जगह पे अपना इरोजिव इफेक्ट या कि जो कुरेदने वाला इफेक्ट होता है एक एसिड का या कोई भी केमिकल का, वो एक बॉडी के टिश्यूज़ पे करता रहता है। तो पेशेंट्स को सतर्क रहना चाहिए कि अगर ये बीमारी के सिम्टम्स आ रहे हैं और हफ्ते 2 हफ्ते के बाद भी उन्हें ये बीमारी बनी हुई है, और ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं, मैक्सिमम जो 80% पॉपुलेशन है जिन्हें गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ है, उन्हें 6-8 महीने, साल भर, 3-4 साल तक ऐसी सिम्टम्स बने रहते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर या स्पेशलिस्ट के पास आते हैं। तो मैं इस माध्यम से, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे पेशेंट्स थोड़ा जल्दी आएँ। 2-3 हफ्ते, महीने भर की दवाई के बाद भी अगर आपको इश्यूज़ बने हुए हैं तो आप कृपया एक विशेषज्ञ की राय लें, ताकि उसका सही टाइप से, सही तरीके से, एक गाइडलाइन के बेसिस पे, जो आधुनिक विज्ञान जैसा कहता है उस बेसिस पे इलाज हो सके। क्योंकि GERD अगर ट्रीट नहीं होता है सही टाइप से तो इसके कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि खाने की नली सिकुड़ जाती है और फिर उसे फुलाना पड़ता है अंदर दूरबीन से, या सर्जरी करनी पड़ती है। और कुछ एक पेशेंट्स, जैसे कि लगभग 5% पेशेंट्स इसमें कैंसर से ग्रसित हो सकते हैं आफ्टर 10 to 15 ईयर्स। यानी कि अगर ये बीमारी 10 से 15 साल तक इनकी जो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट है या जो एकदम अच्छा इलाज है वो नहीं चलता है, और बीच बीच में लोग गैस की दवाई ले लेते हैं और फिर सिम्टम का वेट करते हैं, तो ऐसे मरीज़ अगर 10 से 15 साल तक इन सिम्टम्स को लेके चलते हैं, उन्हें डेफिनेटली कैंसर की बहुत भयंकर रिस्क होती है। इसके अलावा आजकल जो आम पब्लिक में देखा जा रहा है कि लोग अल्कोहल का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, यंगस्टर्स, स्मोकिंग ज़्यादा हो रही है, लोग बैठे रहते हैं, उनकी जो पेट की जो मोटापा है, जिसे विसरल ओबेसिटी कहा जाता है, वो बढ़ती जा रही है। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कैंसर की तरफ पेशेंट्स को धकेलते हैं, क्योंकि ये सारे बहुत मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं इसोफेजियल कैंसर के। चले बिल्कुल, तो बहुत गंभीर ये समस्या भी है और सिलसिलेवार हम जानकारी भी डॉक्टर अरुण जी से लगातार ले रहे हैं कि GERD क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे इसे बचा जा सकता है, इन सभी चीज़ों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल ये चर्चा आगे भी जारी, रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटते हैं।